नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, द ग्रेट इंडियन चुनाव तमाशा का 2024 संस्करण खत्म हुआ। 60% से ज्यादा मतदान के साथ यानी फर्स्ट डिवीजन से पास होता हुआ दिखाया गया। लेकिन इस फर्स्ट डिवीजन के बीच उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर पिस्टल तानी हुई जो तस्वीरें आई, कानून के प्रहरियों के द्वारा, सिस्टम को दुरुस्त रखने वाले लोगों के द्वारा, वो तस्वीर इस लोकतंत्र का काला अध्याय बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जॉर्जिया के लोकतंत्र जैसी परिस्थितियां विद्यमान हो रही है? दरअसल बात जॉर्जिया के लोकतंत्र की नहीं है, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त के चेहरे पर अलकतरा पोत दिया गया था, कोलतार पोत दिया गया था, आपने देखा होगा। लेकिन यहां हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर ही कोलतार पोतने की कोशिश करने वाले लोग क्या इस देश में चुनाव के द्वारा सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की बुनियाद को रखने देने में बाधा बन रहे हैं? इस सवाल के साथ द ग्रेट इंडियन चुनाव तमाशा 2024 का अंत जिस प्रकार से हुआ, उसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि 60% से ज्यादा वोटों के साथ जब महाराष्ट्र की जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है, तो 23 तारीख को जनादेश उसी अनुरूप आएगा जिस अनुरूप आमतौर पर लोकतंत्र में जनाक्रोश की सार्वजनिक अभिव्यक्ति होती रही है। लेकिन अब लोकतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से कहीं ज्यादा सत्ता पक्ष की धौंस दिखाने का माध्यम बनता जा रहा है। और सत्ता पक्ष की धौंस शासन की धौंस में जब तब्दील होने लगे, तो निश्चित तौर पर चुनाव को तमाशा कहना ही ज्यादा उचित मालूम होता है। लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता ने इस तमाशे का जवाब दे दिया है? सवाल उससे बड़ा है। सवाल दरअसल यह है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर यदि महाराष्ट्र में उस रूप में पहुंचती हुई दिखाई नहीं दी है जिस रूप में सोशल मीडिया के जमाने में लोग पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण 1500 रुपए महीने की वो इमदाद नहीं है, सरकारी इमदाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जनता के बीच पहुंचा हुआ वो मुद्दा है जिस मुद्दे के आश्रय विदर्भ से लेकर उत्तर महाराष्ट्र तक और कोंकण से लेकर मराठवाड़ा तक का इलाका एक महाराष्ट्र को चुनावी रूप से एक ऐसे लोकतंत्र के महापर्व की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है जहां सब कुछ है, ड्रामा है, थ्रिलर है, गुवाहाटी मर्डर वाला सस्पेंस है, और इन सब से आगे जाकर 50 खोखे एकदम ओके की वो सियासत है जिस सियासत के इर्द गिर्द सत्ता को भी तमाशा बना दिया गया। लेकिन सत्ता को तमाशा बनाने की कवायद झारखंड में भी चल रही थी, लेकिन झारखंड तो 70% के पार पहुंचने का जज्बा दिखा रहा है। झारखंड में तो मतदान नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, और जिस प्रकार से झारखंड जनादेश देने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि झारखंड का हरियाणाकरण नहीं हुआ तो तय मानिए कि झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी करीब करीब तय है। लेकिन हरियाणाकरण और हरियाणाकरण का भय इस देश के लोकतंत्र को क्यों इतना सता रहा है? आखिर हरियाणा में कौन सा गुनाह हो गया था? दरअसल गुनाह व्यवस्था का नहीं था, गुनाह सत्ता के गुरूर के द्वारा किया गया था। गुनाह संवैधानिक संस्थाओं की शुचिता की शपथ लेने वाले लोगों की निष्क्रियता के फलस्वरूप उपजा हुआ एक ऐसा कालखंड का निर्माण करने वाला अवयव था जिस अवयव के इर्द गिर्द हिंदुस्तान की सियासत में चुनाव पूरी तरह से तमाशा बनते जा रहे हैं। और इस तमाशे के बीच महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा मतदान होना, आप उम्मीद कर सकते हैं कि गढ़चिरौली ने बड़े बड़े लोगों के गढ़ तोड़ने का मंसूबा बना लिया है। क्या जिस प्रकार से 5 महीने में 7500 रुपए महिलाओं को दिए गए, क्या वो 7500 रुपए अगले 5 साल में महाराष्ट्र की सरकार में बैठने वाले लोगों की तकदीर तय करने वाले हैं? जी नहीं। ये 7500 रुपए 5 महीने में उस तमाचे की तरह है जिस तमाचे के सहारे लोकतंत्र को अगले 5 साल के लिए बंधक रखने की कवायद होती है। और इस कवायद के बीच एक तरफ किसान का मुद्दा खड़ा हो जाता है, एक तरफ नौजवान का मुद्दा खड़ा हो जाता है, एक तरफ मुसलमान का मुद्दा खड़ा हो जाता है, और एक तरफ पेंशन मांगने वाले सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा खड़ा हो जाता है। एक तरफ आदिवासी चेतना का मुद्दा भी झारखंड से लेकर गढ़चिरौली तक खड़ा हो जाता है, तो दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना और आरक्षण के कैप को 50% से ऊपर ले जाने का मुद्दा भी नए स्वरूप में राहुल गांधी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सवाल इतने पर ही नहीं रुकता, सवाल दरअसल उस पर जाकर टिक जाता है
कि क्या 6 पार्टियां दो अलग अलग गठबंधन में, दो टूटे हुए दलदल में फंसे हुए दल के रूप में जब नजर आए तो सियासत का कौन सा स्वरूप एक 288 सदस्यों की विधानसभा में 145 के आंकड़े को छूता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर जिस सस्पेंस के निर्माण की बात कही जा रही है उस सस्पेंस से अब पर्दा हटता हुआ दिख रहा है। लेकिन पर्दा उस सस्पेंस से हट जाना क्या वैकल्पिक सरकार की, खासकर महाराष्ट्र में, स्थिरता को भी सुनिश्चित करता है? जी नहीं। स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई और ईडी और उसकी संभावित भूमिका, यह सबसे बड़ा फैक्ट है। और इस फैक्ट के इर्द गिर्द यह भी तय होना है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाला शख्सियत, चाहे वो मुंबई में हो या रांची में हो, क्या वो सीबीआई और ईडी के प्रकोप से बचा रह पाएगा? क्या उसे हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल की तरह झेलना नहीं पड़ेगा? और क्या इस देश में संगीन के साए में लोकतंत्र का जो तमाशा आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, पिस्टल के साए में लोकतंत्र, क्या ईडी के साए में लोकतंत्र जो पिछले 5-7 सालों से बंधक बना हुआ है, उस बंधक से निकालने के लिए महाराष्ट्र का चुनाव जो करो या मरो का बैटल बन चुका है, एक बड़े संघर्ष की मुनादी करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या उस संघर्ष के आसरे महाराष्ट्र ने अपनी उस जिजीविषा को बरकरार रखा है, जिस जिजीविषा के लिए महाराष्ट्र को ज्योतिबा फूले के जमाने से जाना जाता रहा है, सावित्रीबाई फूले के जमाने से जाना जाता रहा है? फिलहाल तो लक्षण यही दिखते हैं, लेकिन लक्षण, सिम्टम्स लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियों को निर्मित करने की उम्मीद में देखे जाते हैं, क्या उस तरह की परिस्थितियों में वो निर्मित हो पाते हैं? इसी सवाल के इर्द गिर्द पूरे महाराष्ट्र के जनमत को 140 करोड़ लोगों का देश देख रहा है। महाराष्ट्र के मतदाताओं का फैसला मशीनों में बंद हो चुका है, लेकिन क्या उस मशीन के अंदर कोई जादुई और रूहानी शक्तियां भी है जो उस नतीजे को अपने तरीके से प्रभावित करने की ताकत रखती हैं? हमारे दर्शकों के कमेंट बॉक्स बताते हैं कि मशीन के अंदर जो रूहानी शक्तियों की बात होती है, वो रूहानी शक्तियां क्या मशीन की परिस्थितियों को भी सत्ता पक्ष के पक्ष में मोड़ने की ही कुवत रखती है? इंतजार करते हैं 23 तारीख का दोपहर 12 बजे तक का, क्योंकि राजीव कुमार आएंगे, फिर बोलेंगे कि 8:30 से तो काउंटिंग ही ढंग से शुरू हो पाती है। ये 8 बजे से ही इतनी सीटों पर कौन आगे, इतनी सीटों पर कौन पीछे, ये दिखाने का खेल कैसे शुरू हो जाता है? अरे भाई, आपका आयोग जो कहता है वही वो दिखाते हैं। आपका आयोग जिस सिस्टम को पिछले कुछ सालों से बनाकर रखे हुआ है, उसी सिस्टम के सहारे इस देश में गोदी मीडिया भी चल रहा है। और गोदी मीडिया ही क्यों, जब गोदी कमीशन बन सकता है तो गोदी मीडिया क्यों नहीं बन सकता? और जब गोदी मीडिया बन ही गया है तो क्या गोदी सिस्टम के बाद अब गोदी लोकतंत्र भी बनाने की कोशिशें हो रही है? दरअसल लोकतंत्र गोदी में नहीं, लोकतंत्र डायलिसिस पर है। और लोकतंत्र जब डायलिसिस पर है, उसका डायलिसिस जब करने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस दौर में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए दोनों निजाम, नाइजीरिया से लेकर ब्राजील तक लोकतंत्र की हवाखोरी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का आम आदमी मुफलिसी में जीने को मजबूर है। 1500 रुपए और 1500 रुपए की सरकारी इमदाद वोटों को प्रभावित करने की स्थिति में पहुंचने की उम्मीद से लोग देखते हैं, राजनीतिक दल भी देखते हैं। लेकिन राजनीतिक दल तो वो भी देखते हैं कि ईडी अब तक सोई हुई है। मुंबई के एक होटल में भारतीय जनता पार्टी के नेता, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक अपना जलवा दिखाने वाले विनोद तावड़े, वो एक अलग तरह का विनोद करते हुए नजर आ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए विनोद कितने भारी पड़ने वाले हैं? कहीं नोटों के बंडल उछाले जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसे विनोद बीजेपी के अंदर है जो मटन पार्टी को लेकर बवाल करा रहे हैं। लोग वहां पर बकरा खाने के लिए बवाल कर रहे हैं, वहां रुपया खाने के लिए बवाल कर रहे हैं। तो बकरे और रुपए के बीच में सिर्फ कीमत का अंतर होता है, और इस कीमत के अंतर को खत्म करने के लिए, इस कीमत के अंतर का शिद्दत से एहसास कराने के लिए चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है। और इस महापर्व में 2024 के संस्करण की समाप्ति लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव के रूप में जब खत्म होती हुई दिखाई देती है, तो उस खात्मे के साथ सबकी नजर इस बात पर होगी कि दक्षिण मुंबई के मंत्रालय में कौन बैठेगा, रांची में कौन बैठेगा, सिल्वर ओक
वो जो मुख्यमंत्री का बंगला है, वर्षा बंगला, वो क्या सिल्वर ओक तय करेगा, या वर्षा बंगला मातोश्री से तय होगा, या वर्षा बंगला कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी तय करेगी। हालात यहां पर जब आकर टिक गए हैं तो इस हालात के लिए 60% से ऊपर का वोट प्रतिशत बहुत कुछ इशारा करता है कि आखिर महाराष्ट्र ने फैसला क्या किया है। फर्स्ट डिवीजन से पास करने की मुनादी तो किसी तरह कर दी है। डिस्टिंक्शन भले ही 75% का नहीं दिया हो सकता है अंतिम आंकड़े आने तक झारखंड वो डिस्टिंक्शन जरूर दे दे, लेकिन डिस्टिंक्शन याद रखिए, इस डिस्टिंक्शन की प्रक्रिया के ऊपर सबसे बड़ा काला धब्बा उत्तर प्रदेश से आई हुई इस फुटेज ने लगाया है, जिस फुटेज में महिलाओं पर पिस्टल ताने हुए पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। आधी आबादी महिलाओं के ऊपर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे को लगाने वाले प्रधानमंत्री के अधीन उनकी ही पार्टी की सरकार जिस राज्य में हो, वहां का प्रशासन पिस्टल ताने हुए नजर आए, तो सवाल यही खड़ा होता है कि लोकतंत्र में वोटर को बूथ तक आने से रोकने के लिए यदि पिस्टल महिलाओं पर ताने जाते हो और फिर इस देश में सांप्रदायिकता का बीजारोपण बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की भाषा में किया जाता हो, तो सवाल सबसे बड़ा ये उठ जाता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के ऊपर क्या इस देश की संवैधानिक संस्थाओं ने भी आपस में धांधली की प्रक्रिया में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे के साथ ही चलना स्वीकार किया है? कि तमाम अनियमितताओं और धांधली के कामों के लिए सभी संस्थाओं का एक रहकर सेफ रहना ही एकमात्र रास्ता है। देखिए होता क्या है, जनता ने तो अपनी बाजी अपनी तरफ से पूरी लगा दी, अपना फैसला सुना दिया और उस फैसले के लिए इंतजार कीजिए 23 नवंबर तक, और उस फैसले के साथ ही जो तय होगा वो अगले 4.5 साल तक का हिंदुस्तान होगा। देखते जाइए क्या तय होता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।